आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शाइस्ता बानो। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 193.97 करोड़ रुपए की लागत से घाघरा नदी के कुमरिया घाट पर पुल का किया इफ्तिताह। 500 गांव के तकरीबन 20 लाख लोगों को मिलेगा इसका बराह रास्त फायदा। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आइंदा समाअत 22 अगस्त को मुस्लिम फरीक के वकील के इंतकाल के बाद मुखालिफ फरीक ने इस मामले में कोर्ट में अपना नया वकील किया तय। अदालत से और वक्त की मांग की। इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना इल्जाम आयद करते हुए कहा, दरअंदाज रोहिंग्यों को केजरीवाल सरकार दे रही है तहफ्फुज़। उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली के 11 मकामात पर ईडी के छापेमारी जारी। दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ मुख्तार अंसारी उनके करीबियों के घर पर भी ईडी का छापा। उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली के 11 मकामात पर ईडी की छापेमारी जारी। दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी उनके करीबियों के घर पर भी ईडी का छापा। अब खबरें तफसील से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कुमरिया घाट पहुंचकर तकरीबन 193.97 करोड़ रुपए की लागत से तामीर 1412.45 मीटर लंबे पुल का इफ्तिताह किया। घाघरा नदी पर इस पुल के बन जाने से गोरखपुर और अम्बेडकर नगर के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को बरसों पुरानी पक्के पुल का मुतालबा मुकम्मल हो गया। इस पुल की शुरुआत होने के साथ ही गोरखपुर से प्रयागराज के बीच की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर कम हो जाएगी। 500 गांव के तकरीबन 20 लाख लोगों को इसका बराह रास्त फायदा मिलेगा। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या जाने के लिए लोगों के पास मुतबादिल रास्ता भी फराहम होगा। इस पुल की तामीर उत्तर प्रदेश रियासती ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए की गई है। इस पुल के बन जाने से इस इलाके की समाजी और इक्तिसादी तरक्की होगी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी और सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्य योजना, समय पे सभी प्रकार की कार्य योजना लागू होती है। और आज इसलिए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनाना है तो सभी को मिलकर के कार्य करना होगा। विकास के बारे में सोचना होगा, विकास के कार्यक्रमों के साथ सहभागी बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की जहां जिम्मेदारी है वह वहीं पर अगर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देगा तो उसका लाभ समाज के प्रत्येक तबके को दिखाई देगा। आगे पिछली सरकारों ने विकास में थोड़ी भी रुचि दी होती तो 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था। 1990 से लेकर के 2016 तक गोरखपुर खाद कारखाने बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने गोरखपुर में 26 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने को फिर से चलाया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरून मैके से मुलाकात की। उन्होंने रियासत के सरमायाकारी और तरक्की पर तबादला ख्याल किया। गुज़िश्ता साल नवंबर में भारत ने अन्नपूर्णा माता मूर्ति की कनाडा से वापसी ली थी। वजीर आला ने काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में मूर्ति नस्ब की थी। लखनऊ में आज रियासत की तवानाई और शहरी तरक्यात के वजीर ए.के. शर्मा की रिहाइश पर भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरून मैके की क़यादत में एक नुमाइंदे वफ़द ने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में शहरी तरक्यात और बिजलीकारी पर कनाडा के ताउन से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर गौर व खौज किया गया। मुलाकात के बाद ए.के. शर्मा ने कहा कि कनाडा के ताउन से शहरी तरक्यात और तवानाई के शोबे में, खासतौर से एनर्जी में, हाइड्रो और विंड्स में क्या मदद ले सकते हैं, इस पर हमारी तफसील से बातचीत हुई। कनाडा के हाई कमिश्नर हिज एक्सेलेंसी मैके से अभी मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने आते ही लखनऊ की सफाई और
सुव्यवस्था का उन्होंने बखान किया, मुझे बधाई दी, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। उसके बाद जो लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में नगर विकास के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, उन बातों पे चर्चा हुई। कैसे हम सफाई कर रहे हैं, कैसे हमने सुबह की सफाई की शुरुआत कराई 5 बजे से 8 बजे तक, कैसे हम सफाई में मशीनों का उपयोग करने का हमने आग्रह किया, कैसे हम नए तालाब बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, जो हमारे गार्बेज और गंदे जो पॉइंट्स थे, वल्नरेबल पॉइंट्स थे वेस्टेज के, उनको हम कैसे उपयोग करके नए पार्क वगैरह बना रहे हैं। इन सब बातों पे काफ़ी चर्चा हुई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम किस दिशा में जा रहे हैं, डोर टू डोर कलेक्शन की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। उनका विशेष इंटरेस्ट था कि प्राइवेट सेक्टर को हम कैसे इसमें भागीदार बना रहे हैं। वो भी मैंने बताया कि डोर टू डोर कलेक्शन जो होता है उसमें लगभग आधा हिस्सा अब प्राइवेट एजेंसियां कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। उसी प्रकार हम पार्कों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, हम अपने पब्लिक टॉयलेट्स का संचालन, इन सारी बातों में हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, उत्साह उनका बढ़ा रहे हैं, CSR को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सब बातों पे विषयों पे बात हुआ। उसके बाद एनर्जी में भी थोड़ी बातें हुई। जो कनाडा एक ऐसा देश रहा है कि बहुत ही समृद्ध पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में रहा है, फिर भी उन लोगों ने रिन्यूएबल पे काफ़ी अच्छा काम करना शुरू किया है। विशेष रूप से हाइड्रो और विंड पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। सोलर का पोटेंशियल तो बहुत नहीं है, लेकिन विंड और हाइड्रो में उन्होंने अच्छा काम किया है। उस दृष्टि से मैंने उनसे कहा कि हम आपसे काफ़ी कुछ हमें सीखने जैसा है और हम लोग उन बातों को आगे भी बढ़ाएंगे। Impressed I was visiting Lucknow for the first time at what a clean city it is. Really impressive. I would say the cleanest city I visited in India so far, and beautiful. And thanks very much to the minister and everyone in the government and the private sector who worked so hard to keep the streets of Lucknow so clean. वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले में श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चले मुकदमे की आइंदा तारीख 22 अगस्त मुकर्रर की गई है। इसके बारे में मालूमात फराहम करते हुए मुद्दई फरीक के वकील शिवम गौड़ ने बताया कि मामले मुखालिफ फरीक के वकील के इंतकाल के बाद मुखालिफ फरीक ने योगेंद्र प्रसाद सिंह और असीम अहमद को मामले में अपना मौक़िफ़ रखने के लिए मुकर्रर किया है। आज अदालत में इन दोनों वकीलों ने अपने नए होने का हवाला देते हुए अदालत से और वक्त तलब किया, जिस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए 500 रुपए का जुर्माना आयद करते हुए इनको हिदायत दी है कि इसमें पहले से ही जरूरत से ज्यादा वक्त दिया जा चुका है, इसलिए वो आइंदा तारीख 22 अगस्त को अपना रीजॉइंडर दाखिल करें, वरना कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। माननीय न्यायालय ने विपक्षी के अधिवक्ता योगेंद्र सिंह समीर अहमद 2 लोग शामिल हुए हैं और उनको फटकारते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अब आपको समय नहीं दिया जाता। आपके लीडिंग एडवोकेट के दिवंगत होने के नाते आपको 15 दिन से अधिक समय दिया जा चुका है। अब आप समय नहीं लीजिए, क्योंकि न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से बाध्य है और उनको 8 हफ्ते में समय देना है, उनको डिसाइड करना है इस विषय को 7-11 को। जामिया कमेटी ने एक एप्लीकेशन मूव की कोर्ट के सामने कि हमें 10 दिन का समय दिया जाए, क्योंकि हम 2 नए अधिवक्ताओं को लेकर के आए और हमारी तैयारी नहीं है। इस आधार पर एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कोर्ट का रुख सख्त था। कोर्ट ने कहा कि आपको पहले ही 16 दिन का समय इसी आधार पर दिया गया था और आज आप इसको नहीं लेकर सकते। तो 10 दिन का समय मांगा गया, लेकिन न्यायालय ने 3 दिन का समय दिया। 22 अगस्त को दोबारा सुनवाई होनी है, 22 अगस्त को सुनवाई होगी और इन पर आज कॉस्ट भी लगाई गई है 500 रुपये की, कि 500 रुपये की कॉस्ट है। आपको 22 अगस्त को आप लेकर के आ जाइए रिजॉइंडर, और अगर 22 को ये नहीं आता तो हमारी प्ली यही होगी राखी सिंह की तरफ से कि तुरंत ऑर्डर के लिए रिजर्व किया जाए, इनको मौका ना दिया जाए। इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि दरअंदाजी करने वाले रोहिंग्यों को केजरीवाल हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार उन्हें मुफ्त में रिहाइश देना चाहती। दिल्ली सरकार बगैर इजाज़त दाखिल होने वाले रोहिंग्यों के साथ और सहूलत देने का काम कर रही है। क्यों अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु हुए कि जो टेंट में रहते हैं उनको फ्लैट देने का काम अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्या घुसपैठियों को करने की बात कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं उनके अधिकार। तो ये कहां किसने लिख के दिया था कि उनको फ्लैट देना?
अगर वो तंबू में पहले रहते थे तो क्या उनको फ्लैट देने का काम किया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जितने दयालु रोहिंग्या घुसपैठियों पर क्यों? क्या जवाब देंगे? हम जब सत्ता में नहीं थे तब भी और आज जब सत्ता में है तब भी एक ही नीति, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सुरक्षा प्रथम। राष्ट्र की सुरक्षा को हम सबसे आगे लेकर चलते हैं, इंडिया फर्स्ट की नीति को लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जैसी लोग सरकार बनाते हैं, उनके लिए रोहिंग्या घुसपैठियों प्राथमिकता हो जाती है। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा आज भी प्राथमिकता है, आगे भी प्राथमिकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को कौमी नशियाती इदारे दूरदर्शन के जरिए बनाए गए सीरियल स्वराज की खुसूसी स्क्रीनिंग में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, इत्तलात और नशियात के मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर समेत पार्टी के कद्दावर लीडर मौजूद रहे। मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद की कहानी को घर घर तक ले जाने के लिए दूरदर्शन ने खुसूसी धारावाहिक स्वराज भारत की जंग आज़ादी की मजमूई कहानी को तैयार किया है। 75 एपिसोड वाले इस सीरियल का नशिया 14 अगस्त से दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर हर इतवार को रात 9 बजे से 10 बजे तक नश्र किया जा रहा है। आज़ादी के हीरो की फक्रिया दास्तान से सजे इस सीरियल में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह से लेकर भूले बिसरे आज़ादी के बहादुरों की कहानी शामिल है। शिक्षा का और विज्ञान का भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहां एक समय किसानों को आसान शराइत पर कर्ज दस्तयाब कराने के लिए काबीना ने बैंकों को इक्तिसादी पैकेज की मंजूरी दी है। साथ ही ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ताउन देने के लिए काबीना ने गारंटी 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज की सहूलत का भी ऐलान किया है। नौजवान स्कॉलर्स के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मरकजी काबीना ने किसानों के मफाद के लिए कई अहम फैसलों पर कल मुहर लगाई है। किसानों को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कर्ज पर ब्याज दरों में सहायता राशि की योजना को मंजूरी दी गई है। साल 2022 से 2025 के बीच इस पैकेज के तहत 34,856 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले लोन पर ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। गौरतलब है कि पूरी दुनिया पर महंगाई दर पर दबाव के बीच हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले से किसानों को पहले की तरह 4% की दर पर कर्ज मिलता रहेगा और बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का नुकसान भी नहीं होगा। जून जुलाई महीने में अगर आप देखेंगे तो दो तीन बार लगातार आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, एक बार 40 पॉइंट की, फिर 50 पॉइंट्स की। तो इसका प्रभाव किसानों को ज्यादा ब्याज देने पर न करना पड़े या फिर बैंक जो किसानों को 7% पर ब्याज दर पर पैसा देते हैं उन पर बोझ ना पड़े, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। कैबिनेट ने छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। ये दायरा 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज खास तौर पर ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ जुड़े छोटे उद्यमियों के लिए है। कोविड से परेशान इस सेक्टर को वापस पटरी पर लाने और रोजगार पैदा करने के लिए ये फैसला बड़ा मददगार साबित हो सकता है। ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रेवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा, जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। और इसके लिए जो एडिशनल हमें अपनी ओर से गारंटी कवर देना पड़ेगा, वो एक्सक्लूसिव एडिशनल गारंटी कवर भारत सरकार देगी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का, ताकि 50,000 करोड़ रुपया ट्रेवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल पाए।
युवाओं को अपने विरासत और अनुसंधान के साथ जोड़ने के लिए शोधार्थियों के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल पेटेंट का आवेदन करने वाले युवा शोधार्थी कर पाएंगे और कुछ शुल्क अदा कर पारंपरिक ज्ञान संपदा का उपयोग भी कर पाएंगे। देश में उद्यमिता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है कि रिसर्चर्स को कई बार यही नहीं पता होता था कि इस क्षेत्र में रिसर्च करें तो क्या इसमें कहीं पहले से रिसर्च तो नहीं हुई। तो इस निर्णय के कारण उनका काफी समय कम भी लगेगा और उनका खर्चा भी और उनके संसाधन भी इस पे कम खर्च होंगे। अभी तक इस संसाधन का इस्तेमाल केवल पेटेंट ऑफिसर्स ही कर पाते थे, जिसे अब आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के जरिए युवाओं में लीडरशिप क्षमता के लिए विकास के लिए भी इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। इत्तलात और नशियात की वजारत ने 8 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। ये यूट्यूब चैनल भारत की सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर गलत जानकारी फैलाने का काम कर रहे थे। जिन 8 चैनलों को बैन किया गया उनमें 7 भारत से और 1 पाकिस्तान से चलाया जा रहा था। जिन 8 चैनलों को ब्लॉक किया गया उन्हें 114 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं और सब्सक्राइबर की तादाद 85,73,000 है। इत्तलात और नशियात की वजारत से पहले भी भारत मुखालिफ मालूमात देने वाले कई यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर चुका है। इस सिलसिले में दिसंबर 2021 से अब तक 102 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया है। इसके साथ ही कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बैन किया गया है। चाहे घुसपैठियों की बात हो या बाकी बात हो, आतंकवाद की बात हो, हम कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। जब यूट्यूब के माध्यम से या वेब पोर्टल्स के माध्यम से कोई देश के लोगों में भय भ्रम फैलाने का काम करता है और देश को बांटने का प्रयास करता है, इससे भी देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय से हमने पिछले 4 महीनों में लगातार कार्रवाई करते हुए 102 से ज्यादा ऐसे यूट्यूब चैनल्स को और बाकी पोर्टल्स पर रोक भी लगाई है, जिनके लाखों से नहीं करोड़ों लोग उनको देखते हैं। यानी कि वो गलत जानकारी देते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, भय भ्रम फैलाते हैं। हमने 8 चैनल्स पर रोक लगाई है और आगे भी लगाएंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे। इस पे कोई भी समझौता नहीं है। टेली मुवासलात के महकमे ने 5G सर्विस के आगाज का रास्ता हमवार करते हुए टेली मुवासलात ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिए हैं। कल अदायगी करने के कुछ घंटों के अंदर ही स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए लेटर जारी कर दिए गए। इसकी मालूमात फराहम करते हुए मरकजी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करते हुए बताया कि टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट के लिए लेटर जारी कर दिए गए हैं। टेली मुवासला सर्विस फराहम करने वालों से गुजारिश है कि वो 5G लॉन्च की तैयारी करें। 5G स्पेक्ट्रम के अमल को तेजी से जमीन पर लाने के लिए टेली कम्युनिकेशन कंपनियों ने सरकार की सताइश की। अलॉटमेंट हासिल करने वाली कंपनियां पहले ही इशारा दे चुकी कि वो जल्द से जल्द सर्विस को शुरू करने की कोशिश में है और सर्विस के लिए उनकी तैयारियां भी तकरीबन पूरी हो गई हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाहुबली लीडर मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के महमूदाबाद वाक़े घर पर भी छापेमारी की है। लखनऊ में अभी भी कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। मुख्तार और उनके करीबियों के घर पर CRPF को भी तैनात कर दिया गया है। रियासत के गन्ना वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कल लखनऊ वाक़े गन्ना संस्थान अहाते में चीनी की रिटेल काउंटर कायम किया। प्रोग्राम में वजीर मुमलिकत गन्ना तरक्यात और चीनी सनत संजय सिंह गंगवार भी मौजूद रहे। कोऑपरेटिव शुगर मिलों में पैदा होने वाली चीनी की खास पहचान कायम किए जाने के मकसद से यूपी कोऑपरेटिव शुगर के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया गया है। गन्ना संस्थान अहाते में वाक़े ये रिटेल काउंटर हर रोज आम लोगों के लिए सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। 5 किलो की प्लांटेशन शुगर M30 की कीमत 200 रुपए रखी गई है। इसी तरह 5 किलो की सल्फरलेस शुगर की पैकिंग की कीमत 210 रुपए मुकर्रर की गई है। बंदोबस्त गन्ना संस्थान न्यूबेरी रोड डालीबाग वाक़े रिटेल काउंटर पर कराई गई है। अब तक हमारे कॉरपोरेशन के निगम की जो हमारी मिल थी, फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, अब तक थोक में बिक्री हुआ करती थी। अब हम रिटेल में आए हैं और रिटेल में हमने पाउच से लेके 5 किलो के बैग
और 50 किलो के बैग सल्फरलेस सब तैयार किए हैं। हमारी क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी होगी उत्तर प्रदेश में। वैसे तो हमारी नजीबाबाद चीनी मिल को अब तक लगभग 18 बार फर्स्ट प्राइज मिल चुका है, लेकिन इस बार भी हमारी सबसे अच्छी चीनी होगी और रिटेल में जैसे ही हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आज़ादी के शानदार 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर लखनऊ शहर में मरकजी दफातर के सजावटी मुकाबले में चारबाग रेलवे स्टेशन को पहला इनाम दिया गया है। ये इनाम रियासत के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने चारबाग रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर आशीष सिंह को दिया। शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन का चारबाग रेलवे स्टेशन अपनी तारीखी अहमियत, बेमिसाल खूबसूरती और रवायती सकाफत की बेशकीमती सरमाए के तौर पर जाना जाता है। बरतानवी सल्तनत से लेकर मौजूदा वक्त की खुशहाल और मुस्तहकम भारत तक के हर दौर में इस स्टेशन की खूबसूरती हमेशा निखरती रही है, जिसको इस साल भी आजादी के अमृत रंगों से सजाया गया। खिलाड़ियों को खेल के मैदान में अपना हुनर दिखाने के लिए जाट रेजिमेंट की बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी 2013 में कायम की गई। इस बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी का अहम मकसद मुल्क के लिए ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना है जो ओलंपिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर मुल्क का नाम रोशन कर सकें। 2013 से अभी तक इस कंपनी ने अलग अलग मुकाबलों में 200 से ज्यादा मेडल जीते हैं। यहाँ 8 से 14 साल के उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कोई मेडल हासिल कर चुके होते हैं। फौज इन खिलाड़ियों के हुनर को पहचान कर उन्हें खेल के मैदान में उतरने के लिए तैयार करती है। कंपनी में अहम तौर से रेसलर तैयार किए जाते हैं। हाल ही में कंपनी के अंकित ने खेलो इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड और ललित ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस कंपनी में बच्चों को जिस्मानी और जहनी तौर पर एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर तैयार करते हैं ताकि वो अच्छे खिलाड़ी बनकर तैयार हो सकें। इधर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। नोट का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जिससे हमें बहुत कंपटीशन मिलता है करने के लिए, जोर मिलते हैं। और हमारा स्टाफ भी अच्छा है, फैसिलिटी भी बहुत दे रखी है फौज ने हमको। हमारे गाँव मंडल साहब भी बहुत अच्छे हैं। जैसे 11 से 14 साल तक भर्ती होती है बच्चों की, उसमें हमने ट्रायल देनी पड़ती है, उसमें फिर सिलेक्शन होता है। मेरे को 5 साल इधर बॉयज में हो गए। रेसलिंग में गया था रोम इटली में, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। बहुत अच्छा लगा देश के लिए। हमारे फ्यूचर की तो ओलंपिक की मिशन है और हमारे कोच साहब प्रैक्टिस कराते हैं 3 टाइम। ये हमारे पास आर्मी चैंपियनशिप होती है, जो फर्स्ट होते हैं वो पूर्णा चलाते हैं और सेकंड होते हैं वहाँ, या ग्रीन टीम बोलते हैं इसको। इनको हम आगे फिर आर्मी के लिए तैयार करते हैं। आर्मी में जो फर्स्ट होने के बाद ये सर्विसेज में जाते हैं। सर्विसेज में जाकर नेशनल का गेम होता है। नेशनल में होने के बाद ये इंटरनेशनल होता है। हमारा एक ही मकसद है देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दिलवाने। और हमारे यहाँ से नोट से रेसलर गए भी हैं, तैयार भी किए, ओलंपिक में भी गए हुए हमारे से। 19 जाट का हमारा एक रविंद्र खत्री पहलवान है, यहीं से प्रैक्टिस कर ओलंपिक में गया। बच्चों को अच्छी मेहनत करवा के और अच्छा एक स्पोर्ट्समैन बनाना हमारा पहला मकसद होता है और उसी के लिए हम हमेशा समय समय पर उसकी देखरेख करना और स्पोर्ट्स के तौर पर आगे ले जाना, ये काम हम करते रहते हैं। यहाँ के बॉय स्पोर्ट्स कंपनी के बहुत से स्पोर्ट्समैन ऐसे भी हैं जो नेशनल के तौर पर, इंटरनेशनल तौर पर भाग लिया है उन्होंने और पदक भी हासिल किए। हाल ही में एक लड़का नेशनल जूनियर में लड़ने के लिए यहाँ से गया था, कांस्य पदक लेकर आया। कौमी तालीमी पॉलिसी 2022 के तहत बच्चों को साइंस की जदीद तकनीक से जोड़कर आसान तरीके से मुश्किल मज़ामीन को समझाने के लिए इनोवेशन में ललितपुर के केंद्रीय विद्यालय को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिले के केंद्रीय विद्यालय की टीचर रीना कृष्णन को QR कोड इनोवेशन के कौमी तालीमी और तहकीक काउंसिल की कौमी अवार्ड से सरफराज किया गया। रीना कृष्णन ने QR कोड तैयार करके छोटे छोटे वीडियो से तलबा के लिए इम्तिहान की तैयारी के लिए अहम इनोवेशन किया था, जिसका रियासत के कई स्कूलों पर तजुर्बा करने पर 100% नताइज देखने को मिले। हमारे केंद्रीय विद्यालय में हमारी बायोलॉजी टीचर ने हमारी स्टडीज़ को, हमारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक नई तकनीक का आविष्कार किया है, जिसकी वजह से हम कभी भी कहीं भी उस QR स्कैन को स्कैन करके पढ़ सकते हैं, जिसमें 1-1 मिनट की काफ़ी वीडियोस हैं और हमें स्पेसिफिक कंटेंट मिल जाता है। QR कोड के हेल्प से स्कैन करके हम किसी भी जगह किसी भी समय अब बहुत
आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जैसे डिफ़िकल्ट टॉपिक को मैम ने आसान तरीके से हमें वीडियो के ज़रिए समझाया है। एक जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा नीति को हम किस तरीके से लागू करें। इसकी वजह से हमने ये नवाचार पद्धति का उपयोग किया और इसमें जो क्यूआर कोड हमने डेवलप किए, जो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी के सबसे मुश्किल यूनिट लगा करती थी बच्चों को, और इसको हमने 10 केंद्रीय विद्यालय में लागू किया, जिसकी वजह से बच्चों ने क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई की। और इसके परिणाम स्वरूप हमने डेटा जब इकट्ठा किया, 200 बच्चों का डेटा था, और जब उसको एनालाइज करा तो हमें पता चला कि बच्चों का बायोलॉजी के प्रति रुझान, उनका कार्य करने की क्षमता, उनमें जो समझने की क्षमता, आसान तरीके से कार्य करने के लिए उनको उत्साहित मतलब दिखाई दिए वो, और उनके जो रिजल्ट में एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो है वो बहुत ज़्यादा सुधार देखा गया। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट में आइंदा 19 अगस्त से अग्निवीरों की भर्ती का अमल शुरू हो रहा है, जिसके लिए नौजवान दिन रात मेहनत करके खेल के मैदानों पर अपना पसीना बहा रहे हैं। नौजवानों में भारतीय फौज में भर्ती को लेकर काफ़ी जोश और खरोश देखा जा रहा है, और इंतजामिया ने भी इस भर्ती के अमल को आसान तरीके से मुकम्मल करने के लिए तैयारियां कर ली हैं। जो है यहाँ पे भर्ती होनी है, उसमें जो है प्रशासन की तरफ से जो भी तैयारियां की जानी थी उसी के संबंध में जो है आज तैयारी बैठक थी। इसमें बैरिकेडिंग, लोगों को आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था, साथ ही साथ जो है जो बच्चे बाहर से आएंगे उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था, अल्टरनेटिव रुकने की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन जाने के लिए साइनेज बोर्ड वगैरह की व्यवस्था के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें रहेंगी। ये सारी विभाग की टीमें जो है अपने अपने जो उनकी जिम्मेदारी दी गई है वो अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे। साथ ही साथ पूरे जो है क्षेत्र को, पूरे शहर को 22 सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया है, जहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो है राउंडिंग क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है और जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जिसमें SDM और COs रहेंगे। तो इनको इस तरीके से भी कहीं भी जो है हम लोग चाहते हैं कि इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम लोग इसमें पूरी तैयारी करते हैं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 193.97 करोड़ रुपए की लागत से घाघरा नदी के कुमरिया घाट पर पुल का किया इफ्तिताह। 500 गांव के तकरीबन 20 लाख लोगों को मिलेगा इसका बराह रास्त फायदा। वाराणसी के ज्ञान व्यापी मामले में आइंदा समात 22 अगस्त को मुस्लिम फरीक के वकील के इंतकाल के बाद मुखालिफ फरीक ने इस मामले में कोर्ट में अपना नया वकील किया तय, अदालत से और वक्त की मांग की।